हेलो हेलो। ठीक है आवाज। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर हम आज पहुँच चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं मैटकॉफ पर। कहाँ पर? मैटकॉफ। इससे पहले हमने बेंटिक के बारे में पढ़ा था कि बेंटिक प्यारे बच्चे 1828 से 1835 तक था, लेकिन 1833 के अधिनियम से वो क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। तो मैटकॉफ की हम बात करते हैं। मैटकॉफ है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कैसे भैया? तो इसने समाचार पत्रों को जो अपने आर्टिकल लिखते थे उनको छूट दी कि वो अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चे ऑकलैंड, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस नाम याद रख लेना आप लोग कौन है। सड़क ए आजम को जीटी रोड नाम किसने दिया? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है गोविंद जी, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। क्या मैंने बताया कि भैया सड़क ए आजम बनवाई किसने थी? ये आप बताएं। जिसने बनवाई थी उसका काल था 1540 से 1545, शेरशाह सूरी। तो मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूं कि शेरशाह सूरी ने जिस सड़क ए आजम को बनवाया उसी का नाम बदल करके जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, किसने किया था? वो ऑकलैंड के समय पर किया गया था। ठीक है, अच्छा। एलन ब्रो, एलन ब्रो दास प्रथा के खात्मे के लिए जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा को खत्म कर दिया? क्या बोलोगे? दास प्रथा को खत्म कर दिया तो वो था एलन ब्रो। ब्रो, ब्रो कैसे बोलते हैं? भाई को। इसने सबको बोल दिया तुम सब ब्रो हो, कोई नौकर नहीं है, कोई दास नहीं है। क्या बोलोगे? कोई दास नहीं है। तो क्या बोला इसने? दास प्रथा का खात्मा किया 1843 के अधिनियम के द्वारा, यानी 1843 का जो प्यारे बच्चे एक एक्ट आया, उसमें भी धारा 5 थी जिसमें लिखा था कि भारत में अब दास प्रथा क्या रहेगी? बैन रहेगी। क्या बोलेंगे? क्या रहेगी? दास प्रथा अब बैन रहेगी। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। हार्डिंग प्रथम, देखो नरबली, नरबली में समझ रहे हो क्या होता था? नरबली का मतलब था, नर मतलब मनुष्य, और उसी की बलि दे देना। पहले क्या था? अंधविश्वास बहुत था। बोल दिया कि भाई आपके घर के दुख जब कटेंगे, आपकी बड़ी बेटी की शादी जब होगी, जब आपके छोटे बेटे को मारना पड़ेगा। या बोलने पड़े लड़के की शादी जब होगी, लड़की को तब मारना पड़ेगा। बच्चों की हत्याएं थी कि घर में कलेश है, खत्म हो जाएगा, छोटे बच्चे को मार दिया। तो नरबलि बड़ा अंधविश्वास था पहले। बलि दे देते थे, बच्चे को ही मार देते थे। ठीक है, अपने बच्चों को। तो नरबलि प्रथा को समाप्त किया किसने? हार्डिंग ने। हार्डिंग ने बोला बड़ा हार्ड है ये अंग को काटना, गर्दन को। तो नरबली को इसने खत्म कर दिया। ये खोड़ जनजाति में थी। नरबली कहाँ थी? खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति जिसको हम कोंध के नाम से भी जानते हैं, कोंध जनजाति। और याद रख लेना ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? उड़ीसा की एक जनजाति है। इसमें ये प्रथा, यानी पहले तो बहुत सारी जनजातियों में थी, लेकिन अंत में ये प्रथा बच रही थी आपकी खोड़ जनजाति में। जो खोड़ जनजाति कहाँ थी? उड़ीसा में थी। रणवीर मेरे दोस्त, लव यू टू। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, एक बच्चा कह रहा रविवार की छुट्टी के बारे में कुछ बताओ। देखो, एलन ब्रो भारत में है। अगर मैं आपको प्यारे बच्चे रविवार छुट्टी में, चलो भी बताऊंगा थोड़ी देर में रविवार की छुट्टी के बारे में, क्योंकि जो 1843 में रविवार की छुट्टी हुई ना, वो भारत में नहीं हुई। भारत में रविवार की छुट्टी 1890 में हुई थी। अभी आगे बताऊंगा, चलो तुमको ये बात। तो 1843 में कहां पर हुई थी छुट्टी? क्या बोला आपसे कि भारत में 1843 से रविवार की छुट्टी नहीं होती, ब्रिटेन में होती थी 1843 में। ठीक है, आगे आए। तो क्या बोला? क्योंकि वो लोग चर्च वर्च जाते थे ना, इसलिए कि चर्च संडे को जाते थे, तो वो चर्च के लिए उन्होंने अपनी छुट्टी का दिन रख लिया था। आगे आएंगे। डलहौजी, डलहौजी का जो कार्यकाल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ना तो आप डलहौजी का कार्यकाल भूलना, और ना प्यारे बच्चे आप लोग कार्यकाल भूलना कैनिंग का। ये लगातार दो कार्यकाल हैं, 1848 से 56 और 1856 से 62। ठीक है, देखो डलहौजी को किसके लिए जानते हैं? डलहौजी को जानते हैं राज्य हड़प नीति।
डलहौजी ने क्या कहा? डलहौजी ने कहा कि कोई भी जो राजा है, अगर उसकी अपनी संतान नहीं है तो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी वहां का। समझ रहे हो आप? मतलब अपनी संतान नहीं है और गोद भी अगर ले ले, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या कर लिया था, गोद ले लिया था, तो बोला ये झांसी हमारी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या बोलेंगे? राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति। सूरज कुमार जी, मैं ये शेरशाह सूरी में बता चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं। क्या बोलेंगे? तो राज्य हड़प नीति, इसी राज्य हड़प नीति को हम व्यपगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति, और इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको सीन 2 पे जरा दिखा दो ताकि ये नाम स्पेलिंग दिख जाए, फिर भी मैं लिख देता हूं। तो भैया ये पेपर में किसी भी नाम से आ जाती है, बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी को कहते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना इसको, ठीक है? तो क्या बोलेंगे यहां पर? सबसे पहले इसने किसको हड़पा? तो सबसे पहले सतारा को हड़पा इसने, ठीक है। फिर जैतपुर और संभल हड़पे इसने, फिर उदयपुर राजस्थान को हड़पा, फिर झांसी, रानी की झांसी 1853 को इसने हड़पा, फिर नागपुर पहुंच गया 1854। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सतारा सबसे पहले किसको हड़पा गया? और पूछ लेता कई बार झांसी को कब हड़पा गया, तो क्या बोलोगे? 1853 में। इसलिए झांसी की रानी विद्रोह करेंगी और 1857 के विद्रोह में भाग लेंगी, ठीक है। आयु सिंह पढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत इस बात में? क्या बोलोगे? डलहौजी, राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति, और इस नीति में सबसे पहले सतारा को हड़पा गया। किसको? सतारा को हड़पा गया। फिर जैतपुर, संभलपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर को प्यारे दोस्त हड़पा गया। वेरी गुड, बहुत शासन, बहुत शानदार। अच्छा, अब देखो, सबको ये कह रहा था कि तुम्हारे दत्तक पुत्र नहीं है, लेकिन अवध जो था, अवध वाले क्षेत्र को ध्यान से देना, इसने कुशासन का आरोप लगा दिया अवध पर। बोले वहां के जो राजा हैं ये अपना शासन सही से नहीं चला पा रहे हैं, ये अपना शासन सही से नहीं चला पा रहे हैं। तो 1856 में कुशासन आरोप से आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को भी मिला लिया। इसी बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अपने शासन में मिला लिया था? किसने मिला लिया था आपका? क्या बोलोगे भैया जी? आपका डलहौजी ने मिला लिया था। रेलवे का जनक हम किसको बोलते हैं? हम डलहौजी को कहते हैं। अब डलहौजी का काल कितना है? 1848 से 56। तो इसके बीच में जितनी भी गतिविधि या घटनाएं होंगी वो सभी हम क्या बोलेंगे कि वो श्रेय जाएगा किसको? डलहौजी को, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी, आप लोगों को अगर पता हो, मुंबई से थाने के बीच में चली। तो किसके काल में चली है? तो ये डलहौजी के काल में। इसीलिए बोलते हैं डलहौजी को फादर ऑफ रेलवे, फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। मुंबई से भाड़े नहीं, मुंबई से थाने। क्या बोलोगे? मुंबई से थाने। डाकघर अधिनियम किसके समय पर आया? 1854 में। विद्युत तार सेवा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसको भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग भी कहा जाता है, मेट्रो वगैरह बनाते हैं लोग, है ना। तो ये सब विद्युत से तार भेजना, मैसेज भेजना, आपका इलेक्ट्रिकली मैसेज। डाकघर अधिनियम किसके समय पर आया? वुड डिस्पैच, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वुड डिस्पैच, लोक निर्माण विभाग और रेलवेज, ठीक है। ये भैया वुड डिस्पैच क्या था? तो वुड डिस्पैच दरअसल में चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्यारे बच्चे अधिकारी था। तो चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा किसको? डलहौजी को। डलहौजी को लेटर लिख के उसने बोला कि भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, आप जो शुरुआती दौर में अपनी शिक्षा लेते, कह रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाए। स्थानीय भाषा मतलब जो हमारी अपनी भाषा होती है उसमें तो दी जाए प्राइमरी एजुकेशन। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन यानी कि जो 12th के बाद में या पहले तो मैट्रिक के बाद हुआ करती थी, तो क्या बोलेंगे? जो हायर एजुकेशन है वो अंग्रेजी में दी जाए। तो वुड के डिस्पैच में क्या डलहौजी को जो सलाह दी गई, इसीलिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए इसने जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
वुड के डिस्पैच को किसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा यानी कि घोषणा पत्र था। वुड का डिस्पैच क्या बोलता है? आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बात नहीं है, लेकिन याद रख लेना। इसने बोला प्राइमरी जो है, प्राथमिक जो है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो हो जाए स्थानीय भाषा में, और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसको एक मिश्रण बना करके प्यारे बच्चे किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में कराया जाए। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में कराया जाए। ठीक है आतिश भाई, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। कोई दिक्कत इतनी बात में एक बार बोलेंगे? कोई परेशानी किसी को? आगे आएंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया गया किसके समय पर? डलहौजी के समय पर। ये ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्त एक मसौदा तैयार कर लेना। क्या तैयार कर लेना? एक मसौदा तैयार कर लेना। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, मसौदा समिति, जिसको आप प्रारूप तैयार करना कहते हैं। प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर कौन थे? उसके अध्यक्ष थे। तो किसी चीज का एक खाका तैयार करना, जैसे आप मकान बनाएंगे तो पहले क्या है, आर्किटेक्चर से एक डिजाइन बना लेंगे या खुद सोचेंगे अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे कमरे बनवाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये ड्राफ्ट का मतलब डिजाइन किया है। ये किसके समय पर? विधवा पुनर्विवाह। विधवा तो जानते होगे ना, जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं। बड़ी बेकार स्थिति थी देश में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। बोले विधवा, क्योंकि लोग समझते थे कि ये कलंक है, या तो सती हो जाओ, और अगर सती प्रथा तो अब खत्म हो चुकी, तो फिर भी विधवा को हे दृष्टि से, हे दृष्टि मतलब बहुत नीचा उनको समझा जाता था। कहते थे जिस घर में ये विधवा आ जाएंगी वो घर अपवित्र हो जाएगा। उन घरों को फिर धुला जाता था। बड़ी बेकार स्थिति थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। बोले भाई इनका हक है, इनको भी तो दोबारा शादी करने का मौका मिलना चाहिए। पति एक्सपायर हो गया, इनके ऊपर कोई दंड थोड़ी है। अब मान के चलो कोई बुढ़ापे में हो तो बात भी है, कट जाएगा जीवन। लेकिन अभी शादी हुई और 6 महीने बाद पति एक्सपायर हो गया, पूरी जिंदगी ये ऐसे ही रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई। पति 10 दिन बाद एक्सपायर हो गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, उनको भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। तो विधवा का पुनर्विवाह अगर वो चाह रही है खुद, तो होना चाहिए, और बाकी उनकी इच्छा है, वो ऐसे ही रहना चाहे तो क्या बोलेंगे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का डिजाइन तैयार किया गया। लेकिन याद रख लेना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आपसे पूछे आया या लागू किसके समय पर हुआ, तो लागू हुआ है वो कैनिंग के समय पर, क्योंकि इसके अंतिम समय पर उसको ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, क्या बोलोगे? ध्यान से देखेंगे। गलत है, सत्येंद्र बघेल जी करेक्शन करेंगे। कैनिंग 1856 से 62, और कैनिंग दरअसल में बना आपका गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 की क्रांति होगी। इसके समय पर, कैनिंग के समय पर क्या होगी? अगर आप इसका कार्यकाल याद रखेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, मेरठ की क्रांति, 1857 की क्रांति हो गई भैया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कैनिंग आया आपका यहां पर भारत में एक, तो क्या बोलते हैं, चोर कैनिंग के समय पर क्या हुआ कि ये चोर कैनिंग पहला वायसराय बना और अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नर जनरल पहला बेंटिक बनाया गया 1833 के अधिनियम से। तो यहां पर 1858 का एक अधिनियम आएगा और इसको पहला वायसराय बनाया गया कब? 1858 के अधिनियम से। ये शायद आपने एक्ट पॉलिटी में अभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। 1858 के अधिनियम से इसको बनाया गया, और ये क्या है? कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, आईपीसी 1860 पारित हुआ और लागू हुआ था 1862 में। किसके समय पर? आपका कैनिंग के समय। आईपीसी क्या है भैया? आईपीसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे, शायद मैंने कल भी आपको ये बोला था कि मैकाले का जो विधि आयोग है वो आधार बना आपका इंडियन पैनल कोड, पिनल कोड भी हम इसको बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता में प्यारे बच्चे क्या, जब आप कोई अपराध करेंगे, तो अब मान के चलो आपने कोई चोरी की, तो चोरी के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में आपको कहां ले जाया जाएगा? कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो कोर्ट में आपके किस अपराध की सजा क्या है,
क्या पनिशमेंट तुमको मिलना चाहिए, ये सब आईपीसी में लिखा है। तो इसमें दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट इसमें लिखे हैं। कुल 511 धाराएं हैं, ठीक है। कभी आप पढ़ेंगे जब आप कहीं ऐसे विषय को तैयार करेंगे जहां पर लॉ सब्सिडरी है, जैसे आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करेंगे किसी स्टेट में, तो तब वहां जरूरत पड़ती है आईपीसी की, तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आईपीसी 1860 का है, आज भी यही चल रहा है। और लागू कब हुआ था? 1862 में हुआ था, 1862 में, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भैया आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, ललिता पांडे कह रही हैं। आईपीसी प्यारे बच्चे किसके बारे में बताता है? दंड के बारे में बताता है। तो आपको देखो, आपने कोई क्राइम किया, क्या किया आपने? कोई क्राइम कर दिया आपने, तो क्राइम के बाद में क्या करेंगे? पुलिस आपको पकड़ेगी, पुलिस आपको कहां लेकर के जाएगी? जज साहब के पास लेकर के जाएगी। अब सुनना ध्यान से, तो ये जितना भी प्रोसीजर पुलिस कर रही है, भाई पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो एफआईआर हुई होगी, किसी ने की होगी। ये एफआईआर वगैरह तो ये पुलिस की प्रक्रिया है, ये सीआरपीसी में बताई गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। और बाद में जब अंतिम दंड जज साहब सुनाएंगे तो वो सुनाएंगे आईपीसी के हिसाब से। तो प्रक्रिया, इतने दंड नहीं सुनाया जाएगा, इतने जो भी प्रोसीजर होगा वो आईपीसी से होगा, और सॉरी वो सीआरपीसी से होगा, और फाइनली जो पनिशमेंट सुनाया जाएगा वो आईपीसी के अनुसार सुनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है, आगे आएंगे। पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम प्यारे बच्चे, जो आप इनकम टैक्स देते हैं, तो पहले आयकर अधिनियम की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो पहला आयकर अधिनियम कब पारित हुआ है? 1860 में। क्या बोलोगे? 1861 में। और पहला हाई कोर्ट अधिनियम कब आया? 1861 में आया। 1861 का मतलब आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चे? 1861 का मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे कि भैया हाई कोर्ट हमने सुना है ना आपने? तो इनकी स्थापना कब हुई? तो कभी भी आप देखेंगे आपका सबसे पहले 1862 में प्यारे बच्चे, 1862 में आपका कलकत्ता, क्या बोलोगे? कलकत्ता हाई कोर्ट क्या बना था आपका? कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। मद्रास हाई कोर्ट हो गया आपका, क्या बोलोगे? मद्रास हाई कोर्ट हो गया, क्योंकि पहले यही हाईलाइट थे आपका। क्या बोलेंगे? कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया आपका, मद्रास हाई कोर्ट हो गया। तो अगर हम बात करें कलकत्ता, मद्रास, और एक और था आपका चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है। एक तो था आपका बंगाल में हो गया कलकत्ता, एक हो गया आपका कहां पर? तमिलनाडु में हो गया, मद्रास में। तीसरा और था एक, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, कलकत्ता ठीक है एकदम। हाँ वेरी गुड, बंबई, क्या बोलोगे? बंबई हाई कोर्ट, एकदम से ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बंबई में हाई कोर्ट बना। ये तीनों के तीनों प्यारे बच्चे कहाँ बने थे? ये तीनों के तीनों 1862 के हैं। जैसे यूपी के हाई कोर्ट की हम बात करें 1866 में, ये कहाँ बना था आपका? 1866 में, तब ये इलाहाबाद में बना था। अभी क्या बोलते हैं इसको? प्रयागराज में है ये। कहाँ पर? प्रयागराज हाई कोर्ट में है। और ये प्यारे बच्चे आपका चौथा हाई कोर्ट है देश का, क्या बोलोगे? ये देश का चौथा हाई कोर्ट है, जो 1866 में बना। यानी पहले तो अधिनियम आया होगा ना 1861 में, और 1861 के अधिनियम के बाद में प्यारे बच्चे आपका क्या बना? 1861 के बाद में आपका क्या बोलोगे? 1866 में, पहले 1862 में, फिर 1866 में, ठीक है। मेयो का काल आया। मेयो भारतीय सांख्यिकी विभाग, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। तो सांख्यिकी विभाग की स्थापना किसके समय हुई? मेयो के समय हुई। और पहली प्रायोगिक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर, अनियमित जनगणना किसके समय हुई? मेयो के समय। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली अनियमित जनगणना किसके समय पर हुई थी? अनियमित जनगणना। अनियमित का क्या मतलब था भैया? यानी कि ये फिक्स नहीं थी कि हम इसको कब कराएंगे दोबारा, लेकिन 1881 में इसको हमने फिक्स कर दिया कि भाई अब हर 10 वर्ष पर सेंसस होगी, यानी कि जनगणना होगी, हमारे देश में कितने लोग हैं इसकी गिनती होगी, ठीक है। चलो भाई, लिटन, इसके बाद आया लिटन। अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा डॉग है,
सबसे बड़ा डॉग कौन है? ये लिटन है। 1876 से 80 आया, 1876 से 80 आया डॉग रिपन। और इसी के टाइम पर पहला दिल्ली दरबार लगा 1877 में। मैंने जीएस के प्रैक्टिस सेशन में, प्यारे बच्चे करते हो ना तुम सब प्रैक्टिस सेशन, मैं ये बोलूंगा जो बच्चा जीएस का प्रैक्टिस सेशन जो यूट्यूब पर 3 बजे होता है नहीं करता है तो उसे एक घाटा झेलना पड़ेगा। ये बात मैंने तुमसे हमेशा कही है, क्लासेस के शुरू में भी कही। तो मैंने आपको बताया था उस प्रैक्टिस सेशन में कि दिल्ली दरबार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3 दिल्ली दरबार ये लगे थे। दिल्ली दरबार दरअसल में कुछ नहीं था, ब्रिटेन का जो राजा था उसकी ताजपोशी के लिए यहां जश्न मनाया जाता था। भारत में भारत के पैसे से जश्न मनाया जाता था। तो 1877 प्रथम दिल्ली दरबार लगा। वर्नाकुलर पता है क्या हुआ था? 1876 में बंगाल में खतरनाक अकाल पड़ा। बंगाल में खतरनाक अकाल पड़ा, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव था, लोग रो रहे थे और ये ऐसे में जश्न मना रहे थे। ठीक है, क्या बोलोगे? ये ऐसे में जश्न मना रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है? वर्नाकुलर होता है देसी भाषा, या दरअसल में बोले तो देसी बोली ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमारे यहाँ सबके यहाँ बदल जाती है 50-100 किलोमीटर, हमारे क्या तो भाई क्या कर रहा हो, ऐसे कह लगेंगे हाँ भाई कहाँ जा रहा है। और हमारे मामा के यहाँ कहेंगे कहाँ जा रिया, क्या हो रिया, क्या खा रिया। और तुम इधर चले जाओगे तो फिर संदीप सर वाली आ जाएगी खुर्जा साइड में, काऊ तो कहियो मत। तो ये देसी बोली है, क्या बोलोगे? ये देसी बोली है, यानी ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। और प्यारे बच्चे इसने क्या बोला, जितने भी भारतीय जो मैगजीन हैं, जो अखबार हैं, जो भारतीय मैगजीन और आपके जितने भी न्यूज़पेपर थे जो देसी बोली में आ रहे थे, यानी स्थानीय स्थानीय भाषा में जो लोग आ रहे थे, तो क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखते रहते थे और अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था, इनको पढ़नी नहीं आती थी। अब इतने बड़े उस टाइम पर ट्रांसलेट करने वाले लोग भी नहीं थे कि एकदम से ट्रांसलेट कर दे। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे इन सबको रोक ही लगा दो ना, इस पर छपेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में छपेंगे। तो इसने क्या बोला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये लेकर के आया और बहुत सारी मैगजीन्स पर इसने रोक लगा दी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कौन कौन से थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 यही लाया। बोलता है कि पहले भारतीयों के पास लाइसेंस हुआ करते थे, वो अपना क्या बोलते थे, शस्त्र ले सकते थे। लेकिन इसने बोला कि भारतीयों के पास शस्त्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये समझ गया कि कभी कोई, क्योंकि इस टाइम पर आप क्या कहेंगे कि भैया 1857 की क्रांति तो हो चुकी है, तो 1857 क्रांति के बाद में देखते हुए कि दोबारा लोग इकट्ठे ना हो, इसीलिए सबके शस्त्र क्या कर दिए इसने, क्या बोलोगे, ये शस्त्र इसने निरस्त्रीकरण करना यानी सबके हटाने शुरू कर दिए। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी। समझ रहे कि कोई अगर भारतीय बैठ पाएगा, और ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम एज है, 19 तक की उम्र तक यूपीएससी निकाल सकते हो तो निकाल लो। इसका मतलब था ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था कोई भारत का आदमी क्या बने, आपका भारत का कोई आदमी यूपीएससी परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से ये जो तब होता था इसको पार करे, बिल्कुल नहीं चाहता था। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ, रिपन आया। रिपन, रिपन को बोलते हैं क्या, भारतीय समाज का उद्धारक। देखो इस समय तक इन लोगों ने सब कुछ थोप दिया, बस इसने रिपन ने थोड़ी सी कवायद की, भारतीय समाज का उद्धारक इसको कहा है फ्लोरेंस नाइटेंगल ने। ठीक है, ये लिख लेना, फ्लोरेंस नाइटेंगल ने कहा है, और शायद ये लिखा हुआ भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, ध्यान से देखेंगे। बहुत बढ़िया लव कुमार शर्मा जी, आगे इसी तरह बढ़ते रहें प्यारे बच्चे, और भी आपके आगे सिलेक्शन हो। कारखाना अधिनियम 1881 में आया। कारखाना अधिनियम किसके समय आया, आपका रिपन के टाइम पर आया। किसके, रिपन के टाइम पर। इसने बोला भी कारखाने में जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, और ये विशेषकर उन कारखानों के लिए था जिन कारखानों में श्रमिकों की संख्या क्या थी, जो श्रमिक थे, जो लेबर थी आपकी, वो 100 से कम थी, 100 से कम थी। ऐसे छोटे कारखानों के लिए शुरुआत में ये नियम आया, और इसने बोला कि जो 9 से कम एज वाले बच्चे हैं
उनको क्या कर दें, पूर्ण प्रतिबंध कर दें। क्या कर दें, उनको पूर्णतः प्रतिबंध कर दें। और प्यारे बच्चे जो 9 से 19 वर्ष तक के हैं उनको 7 घंटे मैक्सिमम काम, इससे ज्यादा नहीं। और जो 19 प्लस के हैं इनसे 9 घंटे काम आप दिन में करा सकते हो। और क्या बोला गया इसने आपका, नहीं 9 से कम नहीं, सॉरी, ये तो कारखाना अधिनियम प्रथम है, रियली सॉरी, ये तो कारखाने द्वितीय में इसने बोला, तो श्रमिक 100 से कम, रियली सॉरी। अगर मैं बात करता हूं पहले कारखाने अधिनियम की प्यारे बच्चे, वहां पर इसने जो घंटे फिक्स किए आपका, वो घंटे इसने फिक्स किए थे 7 से कम। क्या, पहले इसने बोला 7 से कम के जितने भी लोग हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा, 7 से कम एज के जितने भी लोग हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। और इसने फिर बोला 7 से 12 तक जितने भी लोग हैं उनसे आप 7 घंटे काम करा सकते हैं। और प्यारे बच्चे इससे ज्यादा काम की सीमा इसमें तय नहीं की गई थी। ठीक है, ये तो दूसरा कारखाना अधिनियम आएगा जिसमें 9 वर्ष से कम के हर बच्चे के काम पर रोक लग जाएगी, वो आपका आएगा। और आप मुझे बताएं वर्तमान में क्या आता है, हमारे संविधान में 14 से कम आता है। तो ये कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए अधिनियम आए थे। पहली नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई, रिपन के समय से, जो 1881 में, आप जिसको पढ़ते भी है कि हर 10 साल में होती है। 1891 में हुई होगी आपका, फिर कब हुई होगी, 1901 में हुई होगी, फिर 1911 में, इसी तरह हर वर्ष होती रही। और अभी कौन सी जनगणना होगी बोलेंगे एक बार, 2011 में कौन सी हुई थी, 15वीं जनगणना हुई थी आजाद भारत की, वो 7वीं सेंसस थी, 7वीं जनगणना थी। ठीक है, आगे आएंगे, क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने खत्म कर दिया। इसने बोला कि ये जो रोक लगी है ये रोक ठीक नहीं है, ये रोक क्या है, ये ठीक नहीं है। तो इसने क्या कर दिया उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, लेकिन खत्म कब हो गया आपका, 1882 में, 1882 में खत्म हो गया। एल्बर्ट बिल 1883 आया। एल्बर्ट बिल 1883 का क्या मतलब है, तो एल्बर्ट बिल 1883 का दोस्त मतलब था कि अभी तक क्या था कि जितने भी मुकदमे होते थे, तो सारे मुकदमे कौन सुनते थे, आपका अंग्रेज सुनते थे। पहली बार यह हुआ कि जो ब्रिटिशियर्स है, जो यूरोपीय हैं, उनका मुकदमा कौन, भारतीय जज भी सुन सकेंगे। तो क्या बोला गया, भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार उस दिन प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया, ये एल्बर्ट बिल 1883 रिपन के टाइम पर है। किसके टाइम पर, रिपन के टाइम पर है। ठीक है जी, आगे आएंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन, भैया क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्या होती है, देखो स्थानीय स्वशासन आपने देखा होगा प्यारे बच्चे, हमारे यहाँ आपका अगर किसी गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत हुई, खंड आपका विकास स्तर हुआ, ठीक है, जिसको ब्लॉक हम कहते हैं, फिर आपका जिला स्तरीय हुए। तो ये जो शासन में बटा हुआ है पूरा सिस्टम, इसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। हंटर कमीशन, ये भी प्यारे बच्चे शिक्षा के लिए आया, किसके समय आया, रिपन के समय आया, ये बात याद रखोगे। हंटर कमीशन कब का है, 1882 का है। ठीक है, एक आपका हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी होगा, वो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार, प्यारे बच्चे अपना नंबर छोड़ दीजिए, निखिल नंबर लेना इनका। डफरिन, डफरिन प्यारे बच्चे 1880 से 80, सुनो मैंने क्या बताया, 1880 से प्यारे बच्चे कौन है आपका 84 तक, तो 84 तक है हमारा कौन, आप कहेंगे भैया जी रिपन है। रिपन से पहले कौन था, लिटन था 76 से 80 तक। और अब कौन आ गया 84 से 88। तो ये लगातार तीन जो है इन सबका कार्यकाल 4-4 वर्षों का है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। तो प्यारे बच्चे कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, कब, 28 दिसंबर 1885 को हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। तो आप कहेंगे कि डफरिन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के गठन के समय कौन है, वायसराय कौन था, ये कौन है आपका, ये चोर वायसराय डफरिन था। ठीक है, क्योंकि जब कैनिंग बना तो कैनिंग के समय पर क्या कर दिया गया, 1858 में एक एक्ट ला करके कहा गया भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे इतने मूर्ख हैं मूर्खता की हद नहीं होती। तो मैंने बोला नाम लेकर के
नाम लेकर के मैंने कहा भैया अपना नंबर भेज दो, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने नंबर लिख दिए। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? भैया हमारा भी नंबर ले लो। तुमको लगता है मैं इतने नंबर पर कॉल करूंगा या कर पाऊंगा? किसी एक बच्चे ने बोला बहुत जरूरी है तो मैं उससे बात कर सकता हूं सिर्फ। तुम कब विकसित हो गए भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सनी पांडे जी, टू मच थैंक यू। अंकित अब आए हैं, ये सो करके आए हैं अभी, कह रहे ट्रेन किसके काल में चला? ट्रेन भोकाल के काल में चला था भैया। भोकाल ने चलाई थी उसको आकर के, शैतान का जो काल था। जो तुम्हारा आएगा, जो तुम्हारा संरक्षण नहीं होगा, जो तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर मंडराएगा, वो वाले काल ने चलाई है। कम से कम यार तुम देखो कितनी इस दुनिया में कितने लोग, दुखी लोग कितने हैं। तो मैंने कहा ना ये लोग दुखीम लोग हैं। कल हमने बात की, ये आज के दुखीम नंबर द्वितीय की बारी आई है। लेंस डाउन, दूसरा कारखाना अधिनियम यहां पर आया। यहां पर दूसरे कारखाने अधिनियम में प्यारे बच्चे क्या किया गया? इसने इसने बोला 9 से कम के किसी बच्चे पर क्या है, 9 से कम एज के किसी बच्चे के काम पर रोक रहेगी। इसी ने कहा आपका 7 से 19 तक, यानी 7 साल से लेकर के 19 साल तक जो है वो 7 घंटे काम कर सकता है। और प्यारे बच्चे सप्ताह के एक अवकाश की बात की गई। सप्ताह में क्या, एक छुट्टी देनी होगी। अच्छा भैया पहले वाले में क्या छुट्टी नहीं थी? उन्होंने भी कहा था आपका छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक मंथली छुट्टी का प्रावधान था। यहां पर आ गया सप्ताह में एक अवकाश का। तो इस अवकाश के लिए प्यारे बच्चे याद रख लेना, भारत में जो पहली छुट्टी हुई है, अगर हम बात करें रविवार की, तो पहली छुट्टी हुई थी भारत में 10 जून 1890 को। ठीक है, इसके लिए लड़ाई लड़ी गई है, ऐसे ही नहीं। तो लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? आपके मेघजी लोखंडे थे, जिन्हीं को हम मेघाजी लोखंडे के नाम से जानते हैं। भारतीय सरकार इनके नाम का एक डाक टिकट भी जारी कर चुकी है के प्रयास से। तो रविवार की छुट्टी भारत में कब हुई है? 1890। और शुरू आपसे कभी पूछ ले रविवार की छुट्टी शुरू कब से हुई है, तो रविवार की जो छुट्टी थी प्यारे बच्चे, ये 1843 से सबसे पहले कहां पर? 1843, ये सबसे पहले ब्रिटेन में अंग्रेज देशों ने अपने लिए एक रिलैक्स ढूंढने के लिए इस छुट्टी को बनाया। और आप सब जानते हैं भैया संडे के नाम पे सब खुश होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं विशाल भारती जी। डूरंड लाइन, डूरंड आयोग खींचा गया 1893, और पहले भारत का सबसे पहला टुकड़ा जो हुआ वो यही है। आप सारे बच्चे जानते हैं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं प्यारे बच्चे, ये सब लोग, आप लोग, ये पॉलिटी का विषय है। और भगवान कभी ऐसा होगा कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊं, बड़ा मन है मेरा, कभी ना किसी बैच में जरूर पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या था, ये 1893, एक हिस्सा सबसे पहले अफगानिस्तान हुआ। 1947 में दो हिस्से भारत के यहां हुए, 1947 एक हिस्सा भारत का, ये 1935 अधिनियम म्यांमार हुआ है। क्या बोलोगे? म्यांमार 1935 से अलग हुआ था ये। बांग्लादेश को हमने 1971 में अलग किया। तो पहला हिस्सा सबसे पहला अखंड भारत टूटा, और इससे क्या बना था आपका प्यारे बच्चे? अफगानिस्तान बनाया गया। डूरंड लाइन खींची गई। क्या खींची गई? डूरंड लाइन खींची गई। कोई दिक्कत? भैया हम लोग नहीं होते हैं खुश हमको संडे, अरे नहीं यार तुम्हारा संघर्ष सैल्यूट है। देखो कभी भी तुम परेशान मत हो इस चीज से कि आपको इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर आपको कुल कितने महीने का टाइम दिया? 2 महीने का टाइम दिया। सभी बच्चों को 2 महीने का टाइम दिया, मानोगे इस बात को या नहीं? हाँ जी, सबको 2 महीने का टाइम दिया। अच्छा फायदा इसमें सबसे ज्यादा किसको होगा? फायदा उसको होगा जो पहले से खुद को तैयार कर रहा था। तो बोलते ना कि भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, आप कर्म करते रहिए। तो जो कर्म करते हुए आ रहा है तो उसको फल पहले मिलेगा। लेकिन जो बच्चे एकदम से जागे, तो उनका प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं कि उनका चांस बाद में है। लेकिन उनका चांस पहले कब हो जाता है? जब वो पहले से लोग मेहनत करते आ रहे हों। अगर उनमें से जो जो बच्चे कमजोर रहे होंगे, उनको आप अच्छी मेहनत से रिप्लेस कर जाएं, तो आपका अपना प्लेस फिक्स हो जाएगा।
2 महीने में भैया संघर्ष तो करना पड़ेगा। चीज़ों को तेज़ी से भी पढ़ना होगा, चीज़ों को तेज़ी से प्रैक्टिस भी करना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी चीज़ें छूट जाएँगी और आप वो परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे। इसीलिए तो क्लास चलाई गई इतनी, नहीं तो हम भी 6 क्लास चलाते थे और आज आप 4 या 5-6 क्लास करते, आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होता। ठीक है? चलो भई आगे। कर्जन, सबसे ये तो पक्का डॉग है। कर्जन 1898 से 1905। बंगाल विभाजन, इसके बीच में देखो कुछ गायब है, वो नहीं लिखना है आप लोगों को। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा, कैसे हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटा गया। हिंदी मुसलमान बड़े प्यार से इस हिंदुस्तान में रह रहे थे साथ में। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बीच में से बांट दिया सब लोगों को, क्योंकि उनको पता था कि भाई हम लोग अगर जाएंगे तो ऐसा बीज बो करके जाएंगे कि ये बटेगा नहीं। फिर नेताओं ने उसका फायदा उठाया और आज हिंदू मुसलमान के बीच एक बड़ी खाई बन चुकी है। तो ये सबसे बड़ी घटना है बंगाल विभाजन, जिसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक गैप पैदा किया। और ये गैप पैदा करने वाला कौन है? कर्जन इसका जिम्मेदार है। ठीक है, जिसको भारत आज तक भुगत रहा है। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? एंड्री फ्रेजर बने थे। ये कर्जन के टाइम पे हुई है। एक लिखना पुरातत्व विभाग की स्थापना। अब देखो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस सेट में एक एक चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। पुरातत्व विभाग 1904 में। दूसरा दिल्ली दरबार, क्या बोलोगे? दूसरा दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा था? तो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था आपका प्यारे बच्चे 1903 में, करजन के टाइम पर। तो जब पहला दिल्ली दरबार लगा था लिटन के टाइम पे 1870 में, तब जो रानी विक्टोरिया थी उसको घोषित किया गया ब्रिटेन की साम्राज्ञी। और यहां पर दूसरा क्यों लगा भैया? तो करजन ने बड़ा तकड़ा स्वागत किया। एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी थी और एडवर्ड सेवंथ भारत घूमने आ रहा था, उसकी घरवाली भी आ रही थी। करजन ने सोचा बेटा माहौल बना दो, कल को जो भाभी जी आ रही हैं उधर से वो कहेंगे ना, वाओ करजन तुमने क्या करिश्मा किया है, व्हाट ए ग्रेट वर्क यू हैव डन करजन। करजन ने दबा के पैसा लुटाया। सबसे ज्यादा पैसा इसी दिल्ली दरबार में, तीनों दिल्ली दरबारों में इसी में खर्च हुआ। लास्ट में क्या हुआ? नहीं आई भाभी जी। तो बात समझ रहे हो? दूसरा दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा है? आपका करजन के समय पर लगा है। इंपोर्टेंट बात है। पुलिस आयोग की स्थापना इसी के समय हुई। प्राचीन, अच्छा लिखा हुआ है दूसरा दिल्ली दरबार 1903। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, ये किसके समय पर आया था? प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए 1904 में, ये भी करजन के टाइम पर ही आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो आगे आगे। मिंटो सेकंड कह रहे हैं भैया इनके नाम पर एक कुत्ता पालना चाहिए। नहीं, गलत बात। कुत्ता बहुत वफादार होता है। उस मतलब एक कुत्ते को भी अगर नाम देना इनका, तो ये तो बहुत सम्मान की बात है इनके लिए। कुत्ता तो बहुत वफादार होता है अपने मालिक के लिए। किसी, बोलते ना, किसी व्यक्ति से ज्यादा वफादार हो सकता है। आपके पास एक बेहतरीन सा कुत्ता होना चाहिए। आप जंगल में रात को खेत पर पानी दे सकते हो। कोई और जानवर ये फुलफिल नहीं कर सकता, आदमी नहीं कर सकता, कुत्ता आपको अवेयर रखता है। कुत्ता तो बहुत बढ़िया चीज है यार, ये तो खत्म है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मिंटो सेकंड आया इसके बाद में। मिंटो सेकंड क्या बोलोगे? मुस्लिम लीग 1906 का गठन। इंपोर्टेंट है। अब आप इनके अगर काले काले याद रखोगे ना, तो आपको अपने आप पता रहेगा। तो आप ये घटना ये की तारीख है मत याद रख लेना, क्योंकि ये सब आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस में फूट 1907 में हुई। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट जाएगी नरम दल और गरम दल में। नरम दल से क्या मतलब है भैया? नरम दल वाले वो लोग थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज हमको जल्द ही आजाद कर देंगे, और अपनी अपनी जेब गर्म करने के लिए नरम दल वालों ने बहुत पैसा भी देश में कमाया है, अपनी सरकारें भी बनाई हैं। ये तो गरम दल वाले थे जिनके जेब में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बड़े संघर्ष की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, तो वो गरम दल वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने बोला अंग्रेजी शासन अगर आपके ऊपर वार करता है तो आप उल्टा वार करिए। और नरम दल वाले क्या थे? चुपचाप बोलते, ये मानते थे कि अंग्रेज क्या है, आजाद कर देंगे। बड़ी शांतिपूर्ण ये बातें अपनी रखते थे। 1909 में मॉर्लेमेंटो अधिनियम आया आपका, या आप पॉलिटी में पढ़ेंगे मॉर्लेमेंटो अधिनियम। ठीक है, तो ये मिंटो सेकंड। हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा दिल्ली दरबार लगेगा। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, क्योंकि 1905 में जब करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ तो पूरे देश में विद्रोह होगा।
अनुशीलन समिति काम करेगी, और अनुशीलन समिति जो आपके बहुत सारे, मतलब अगर बात करें हम लोग, बहुत सारे लड़ाके देश में होंगे, बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे होंगे जो प्यारे बच्चे आपका अनुशीलन समिति के तहत काम करेंगे। तो क्या बोलेंगे, यहां पर दिल्ली दरबार लगेगा तो यहां पर बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, घोषणा होगी कि दिल्ली अब राजधानी बनेगी, पहले कलकत्ता राजधानी थे और कलकत्ता से फिर दिल्ली 1912 में बनी है। गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी के आगे आपका भारत वापस आए। तो किसके समय पर आए, हार्डिंग द्वितीय के समय पर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। मैं आपको बताऊंगा, दो होम रूल लीग थे, पुणे का होम रूल लीग अलग था, मद्रास का होम रूल लीग अलग था। ये होम रूल लीग बनाए थे किन लोगों ने, आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने। होम रूल, घर शासन, घर का शासन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा तब ये अंग्रेजों से भिड़ेगा जाकर के ग्रुप, होम रूल। बोलेंगे कि हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम तो ब्रिटेन का गुलाम थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ब्रिटेन कहेगा भैया हमारे साथ लड़ो सैनिकों को, हम कहेंगे पहले हमको आज़ाद करो फिर हम आपके साथ लड़ेंगे। अंग्रेज बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बाद में आज़ाद कर देंगे ना। तो ये बोलेंगे क्यों, बाद में क्यों आज़ाद करोगे, बीच में ही आज़ाद करो ना, हम और मन से आप लोगों के साथ लड़ेंगे। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना, बीएचयू की स्थापना भी 1916 में होगी। मदन मोहन मालवीय जी पूरे देश में चंदा लेने निकलेंगे, और आप लोगों को पता होगा राजा मानसिंह के किस्से से लेकर के राजा मानसिंह ने किस प्रकार से दान दिया है। बहुत सारे लोगों ने दान दिया, एक भिखारी ने दान दे दिया, समझ रहे हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक भिखारी ने भी दान दिया था। बड़ा किस्सा है, मार्मिक किस्सा है, कि उसके पास जो भी जमा पैसे थे भीख मांगने वाले के पास में, जब उसे पता चला कि शिक्षा के लिए कुछ होने जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, तो उसने पैसे दे दिए। ठीक है, आगे आएंगे। चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड प्यारे बच्चे यहाँ पर लखनऊ पैक्ट होगा इसके समय, और याद रखें 1916 से 21 इसका कार्यकाल। देखो करजन के बाद के जितने भी हैं उन सबके कार्यकाल आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट बोलेंगे, भैया पुलिस तो आपका कार्नवालिस के समय नहीं प्यारे बच्चे, पुलिस नहीं, उस समय सेवाओं का जन्म हुआ है, आईएएस आईपीएस। यहां पुलिस कमीशन बना है, करजन के टाइम पर पुलिस आयोग बना है दोस्त, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916। यहां पर क्या हो गया, जो कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में बट गई, वो यहां पर एक कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जी और आपका बाद में तिलक जी, एनी बेसेंट आदि के प्रयासों से एक कांग्रेस फिर से एक हो जाएगी। मुस्लिम लीग भी आकर के इसमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग जब बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, तो मुस्लिम लीग अगले साल बना 1906 में। तो मुसलमानों को भड़काया गया जबरदस्त तरीके से, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा की गई। लेकिन बाद में इन लोगों को लगा कि भाई अंग्रेज जो हैं ये बहुत चालाक हैं, ये सिर्फ हम लोगों को बांट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो 1916 में थोड़ी सी समझ विकसित हुई और ये सब लोग साथ हो गए। तो इसी को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन चला 1919 से 1924। खिलाफत बंधु होंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लखनऊ से ये शुरू हुआ, और ये भारत का आंदोलन नहीं था। दरअसल में जब मैं आपको खलीफा बता रहा था, तो 1924 में तुर्की के खलीफा पद को खत्म कर दिया गया, लेकिन आंदोलन तो उससे पहले से चला, ठीक है। अतातुर्क एक शासन आया वहां पर, अतातुर्क तुर्की में, अतातुर्क या मुस्तफा कमाल पाशा, मैं आपको ये बताऊंगा। मुस्तफा कमाल पाशा ने आकर के बोला अब कोई खलीफा है ही नहीं। लोग आंदोलन कर रहे थे भारत में, पूरी दुनिया के मुसलमान आंदोलन कर रहे थे, और प्यारे बच्चे वो जो तुर्की था आपका तानाशाह, उसने उस खलीफा पद को ही खत्म कर दिया। बोले अब यहां पर अतातुर्क की चलेगी सिर्फ। क्या बोला, तानाशाह था, अतातुर्क, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं आपका, इसकी दूसरे नाम की अगर हम बात करें, अतातुर्क, क्या बोला मैंने आपसे, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। जैसे ही 1924 में तुर्की का खलीफा पद खत्म हो गया, तो भैया आंदोलन किस बात के लिए करें फिर, खलीफा पद खत्म तो ये आंदोलन भी खत्म। गांधी जी भी इस खिलाफत आंदोलन में साथ हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी समय पर चलेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि असहयोग आंदोलन अपना कामयाब बनाने के लिए क्यों ना मैं अब मुस्लिम लोगों को भी साथ ले लूं, खिलाफत वालों को भी साथ ले लूं, तो ये साथ आ जाएंगे सब। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक
क्रूर और एक घृणित कांड जो भारतीयों के साथ बीता 13 अप्रैल 1919 को, पूरा किस्सा मैं इसका बताऊंगा कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जब गिरफ्तारी हो गई, तो जो भीड़ सभा कर रही थी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन उन लोगों पर गोलियां चलाई गई। ठीक है, जिसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार तो 379 लोग, लेकिन कहते हैं वहां पर लगभग 1500-2000 के बीच में लोग उस दिन मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ है। कहां पर? अमृतसर में। रॉलेट एक्ट, ये काला कानून आएगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तारी। और रॉलेट एक्ट में ये कहा जाएगा, सिडनी रॉलेट के द्वारा इसको पारित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी एक वादा करेंगे, 1 अगस्त 1920 से चलेगा, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। गांधी युग में गांधी जी एक वादा करेंगे, 1 साल में मैं पूरे देश को क्या कर दूंगा? आजादी दे दूंगा। और यही फिर प्यारे बच्चे आपका खत्म हो जाएगा चोरी चोरा कांड होने की वजह से। जब 4 फरवरी 1922, हाँ एक बात याद रख लेना, विकिपीडिया पे 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा की जगह लिखी हुई होती है, वो 4 फरवरी है। 5 फरवरी बहुत सब जगह एक गलत तारीख, गलत तारीख, एक गलत तिथि बताई गई है। चोरी चोरा में जो गोरखपुर के बच्चे जानते हैं, वहां पर जो स्मारक बना हुआ है, वहां पर जो आंकड़े हैं वो भी 4 फरवरी के हैं सारे। चंपारण सत्याग्रह होगा गांधी जी का बिहार में, प्यारे बच्चे। 3 कठिया प्रणाली होगी, 3 गट्ठे जो नील की खेती के लिए अंग्रेज मजदूर करते थे भारतीय किसानों को, उसके लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी करेंगे। ठीक है, ये बात हम पढ़ेंगे गांधी युग में। लेकिन ये घटनाएं सारी किसके समय पर हुई हैं? चैम्सफोर्ड के समय पर। और इन घटनाओं को सबसे ज्यादा पूछता है परीक्षा में। ठीक है। रीडिंग, रीडिंग कब से कब तक है? 1921 से 26। तो जो चोरी चोरा कांड घटित होगा वो रीडिंग के समय पर हुआ। स्वराज पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ 2 व्यक्ति खड़े होंगे कांग्रेस की नीतियों पर, क्योंकि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे तो देश में बोलते हैं कि भाई गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे थे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, किसानों ने अपनी फसलें तक नहीं बोई कि भाई हमको आंदोलन में शामिल होना है। लेकिन एक छोटी सी घटना होने की वजह से मोतीलाल नेहरू भी ने कहा भी है कि भाई इतनी बड़ी घटना के लिए अगर हम बात करने लग जाए, सुभाष चंद्र बोस जी और इन दोनों का कथन है कि कोई अगर कश्मीर में किसी से कुछ अपराध हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों मिले। और गांधी जी ने किसी से डिस्कशन नहीं किया, और इस बोलते हैं असहयोग आंदोलन जो चरम पर था अपने, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया। बोले अहिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये लोग खिलाफ हो गए गांधी जी के और एक नई पार्टी बनाई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये पार्टी बेशक बहुत सफल होती, लेकिन जैसे ही पार्टी बनी 1925 में, सुभाष चंद्र बोस जी के ये पॉलिटिकल लीडर हैं या पॉलिटिकल टीचर आप कह सकते हैं, उनके ये आपके राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास, 1925 में इनकी मौत हो गई। तो पार्टी के सारा थॉट प्रोसेस इनका था, तो ये पार्टी फिर काम नहीं कर पाई थी। HRA, क्रांतिकारियों का संगठन, सचिंद्र सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद, या हम बोले भगत सिंह, या हम बोले सुखदेव, राजगुरु, सभी लोग इस संगठन का हिस्सा हैं। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। 1924 में काकोरी कांड, ठीक है, इसको प्यारे बच्चे काकोरी एक्शन लिखना, ये बहुत जगह कांड लिखा होता है, इसको मैं इसीलिए लिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में इमेज जाए। काकोरी एक्शन हुआ, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को ये लोग बोलेंगे कि भाई ये अंग्रेजी लोग जो सामान को इधर से उधर ढो रहे हैं, इसमें जाकर के हम ये भारतीयों के अपने अधिकार के लिए, हथियारों आदि के लिए इसको किया जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन को अंजाम दिया जाएगा, 4 लोगों को फांसी होंगी। इसी आरोप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुए, अशफाक उल्ला खां हुए, राजेंद्र लाहिड़ी हुए और ठाकुर रोशन सिंह हुए, इन लोगों को। ठीक है। इरविन 1926 से 31 है प्यारे बच्चे। इरविन के समय पर हम गांधी जी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, दरअसल में 2 बार चलाएंगे। ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में आएगा। 1919 में जो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, उस अधिनियम की जांच करने के लिए आएगा साइमन कमीशन, उसके हुए सुधारों की जांच के लिए आएगा। सर मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं प्यारे बच्चे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जितने भी देशों पर ब्रिटेन का राज था उनको वो आमंत्रित करता था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, मैं आपको गोलमेज सम्मेलन भी पढ़ाऊंगा।
ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सभी, 3-3 4-4 लाइन के, 2-2 4-4 5-5 मिनट में हम इनको समझ लेंगे सबको। तो गोलमेज सम्मेलन होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे 1930, 31 और 32 में। गोलमेज सम्मेलन का मतलब था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के ऊपर है, तो भारतीयों को अपनी मांग रखने के लिए कहाँ जाना होगा, वो गोलमेज सम्मेलन में जाना होगा। ठीक है, आगे आएंगे। वेलिंगटन 1931 से 36, इसके समय पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 का और ये 1932 का। भारत शासन अधिनियम आप समझते होंगे 1935। भारत का आज का जो संविधान है उसमें अगर हम बात करें कि अगर वर्तमान के हिसाब से देखें तो हालांकि अनुच्छेदों की संख्या तो कभी बदल नहीं सकती, 395 ही रहेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 470 के आसपास अनुच्छेद हो रहे हैं। तो 470 के आसपास अनुच्छेदों में से 291 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो मैक्सिमम चीजें कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम से ली गई। पूना पैक्ट क्या बोलोगे, 1932 में होगा आपका। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक फैसला होगा, किसके लिए, दलित सीटों के आरक्षण के लिए। ठीक है, गांधी जी कह देंगे दलितों के खिलाफ होकर के कि मैं इस देश को बंटने नहीं दूंगा, मैं दलितों को अलग नहीं होने दूंगा, विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। इसी पर प्यारे बच्चे क्या होगा आपका, फिर बाद में गांधी जी अनशन भी कर देंगे यरवदा जेल में, फिर इनको मनाएंगे जाकर के राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी इनको जाकर के मनाते हैं, और मनाने के बाद में फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, ठीक है आरक्षित सीटों की संख्या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, जो 71 से 148 की गई थी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लिनलिथगो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं बात करूं एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में जो प्यारे बच्चे वायसराय था वो कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला है आपका 9 अगस्त 1942। अब तो एसएससी इसको 9 अगस्त मानती है, लेकिन 9 अगस्त एक सही तारीख नहीं है, लेकिन हमको 9 अगस्त इसको मानना होगा। दरअसल में 8 अगस्त थी, और नहीं सॉरी क्या बोलेंगे, 8 अगस्त, दरअसल में ये 9 अगस्त थी, और इसको एसएससी मानता है 8 अगस्त। मैं उल्टा बोल गया थोड़ा, 8 अगस्त 1942, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था काकोरी कांड। काकोरी कांड कितनी तारीख को हुआ, 9 अगस्त को। तो गांधी जी इसका फायदा उठाना चाहते थे। गांधी जी कहते हैं कि काकोरी जो एक एक्शन हुआ है, जब इसको कांड ही कहा जाता था उस समय, तो काकोरी कांड को इन्होंने बोला कि भाई काकोरी कांड से हमारे देश के जो युवा हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इसी तारीख को हम आंदोलन चलाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में लिलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा तो हम कहेंगे अंग्रेजों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुमने हमारा पागल बनाया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं क्यों दे, तुमने पहले में धोखा दे दिया, अब क्यों तुम्हारा साथ दें। तो भारतीयों को मनाने के लिए ये क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद पॉलिटी में, नहीं पढ़ा है तो ये मैं भी पढ़ाऊंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक इसी के समय होगा, जब गांधी जी के विरोध के चलते हुए क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस पद, यानी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद है उसको छोड़ना होगा, तो वो छोड़ देंगे स्वेच्छा से, और छोड़ने के बाद में वो क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करेंगे। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक। वेवेल के समय शिमला समझौता हुआ है 1946 में, और प्यारे बच्चे माउंट बेटन स्वतंत्रता के समय बनाया गया इसको। तो ये कौन है, स्वतंत्रता के समय आपका फिर से पद दे दिया गया था गवर्नर जनरल। क्या बोलोगे, फिर से गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। और प्रथम भारतीय कौन है प्यारे बच्चे, वो आपको पता ही है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत भाई, हमेशा प्यारे बच्चे, आशीष मौर्य मेरे दोस्त, हमेशा। चलो भैया, गांधी जी को बुरा क्यों बताते हैं लोग, तुम लोगों की बातों में आते क्यों हो, तुम गांधी जी के बारे में पढ़ो, अध्ययन करो तुम गांधी जी के बारे में, नहीं तो लोग तुमको बताते रहेंगे कुछ भी, कोई बुरा बताएगा, कोई भला बताएगा, कोई अच्छा बताएगा, कोई बहुत बेहतरीन बताएगा, है ना। तो तुम अध्ययन करो उनके बारे में। किसी भी एक इतने लंबे समय व्यक्ति के लिए कोई एक छोटी सी अगर स्टेटमेंट में कोई उसको अच्छा बुरा कह दे, वो तो आप अपने कुछ घटनाएं सुनोगे तो कुछ घटनाएं देख करके आप तालमोल करते हैं। बाकी आप लोग समझना इस बात को, ठीक है भैया। पैक्ट और एक्ट में क्या अंतर है, पैक्ट समझौते को बोलते हैं, एक्ट अधिनियम को बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। ईट और बीट में जो अंतर है वही अंतर है, बीट माने पीटना, ईंट माने खाना ऐसे थोड़ी तुम कुछ चीज़ों को मिला सकते हो, है भाई। अब तुम मुझसे पूछने लग जाओ भैया हेक्ट और सेक्ट में क्या अंतर है,
ये कोई बात थोड़ी है तुम्हारी। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।